हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? वेरी नाइस, अच्छे ही रहने चाहिए। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम इंग्लिश बाय मिलन सिंह, और आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय मिलन मैम से भी। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसका नाम भी है इंग्लिश बाय मिलन सिंह। और आप यूज़र नेम से भी मुझे सर्च कर सकते हैं, दैट इज़ इंग्लिश बाय @इंग्लिश बाय मिलन सिंह। ओके। और बेटा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसका लिंक बेटा आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा मैं विद वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चन डालती रहती हूँ, तो वहाँ से भी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हमने टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन जान लिया था, उसके बाद हमने टाइम जान लिया था, ठीक है, कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हमने वर्ब के बारे में जान लिया था, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, तो बेटा आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके पास एक सेंटेंस लिख रही हूँ, दैट इज़ आई वॉच्ड अ रियलिटी शो। I watched a reality show yesterday at this time. I watched a reality show yesterday at this time. मुझे ये बताइए बेटा, इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर है या नहीं है? ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ, तो उसके बेसिस पे ही बताइए। चलिए देखते हैं इसमें एरर क्या है। इसमें एरर है बेटा वॉच्ड। ये सेंटेंस मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जिन्होंने कल का वीडियो देख के रट्टा मारा होगा कि यस्टरडे दिखेगा तो हम यहाँ पे सिंपल पास्ट लगा देंगे। जैसे ही हमें सेंटेंस में यस्टरडे दिखेगा हम सिंपल पास्ट लगा देंगे। बेटा ये चीज़ नहीं रटनी है। मैंने पहले भी बोला था आपको कि आप रूल्स रटेंगे, एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करेगा और आपका रूल जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, मैं क्या कह रही हूँ कि कल मैंने रियलिटी शो देखा, लेकिन कल देखा किस टाइम पे? एट दिस टाइम, इस समय पे। अब मैंने कल में भी क्या बोल दिया? इस समय। कल इस समय मीन्स कि पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया मैंने। कल में भी इस समय, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया मैंने। अब पॉइंट ऑफ टाइम में मैं पूरा रियलिटी शो तो नहीं देख सकती ना बेटा। 1, 1.5, 2 घंटे का रियलिटी शो पॉइंट ऑफ टाइम 1 सेकेंड में तो नहीं देखा जा सकता ना। तो इसलिए बेटा वॉच्ड की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? वॉज वॉचिंग। वॉज वॉचिंग। ठीक है, तो बेटा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपको सिचुएशन गिवन है वो पॉइंट ऑफ टाइम की गिवन है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम की गिवन है। ये चेक करने के बाद बेटा आपको ये चेक करना है कि आगे जो हमें गिवन है, टाइम जो गिवन है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम गिवन है या पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है। तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे कि येस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट आना चाहिए, तो सेंटेंस जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है ना, वो आपको पछाड़ देंगे, फिर नंबर उनका बढ़ जाएगा, आप कहोगे कि पेपर तो टफ आया था। ठीक है, फिर चीज़ें वहाँ गलत हो जाती हैं। तो बेटा आपको ये देखना है, येस्टरडे तो दिया उसने, लेकिन क्या दे दिया? पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, एट दिस टाइम। तो हमें वॉच्ड की जगह बेटा क्या करना पड़ेगा? वॉज वॉचिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पूरा मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिनको कम समझ में आया हो वो इससे पहले कल की वीडियो ज़रूर देखें, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, ओके, नोट डाउन कर लो इसको। देन हम आगे बात करते हैं। हमने कल वर्ब जान ली थी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब कल हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब मेन वर्ब बेटा पूरा डिटेल में वर्ब मैं आपको वर्ब टॉपिक में ही पढ़ाऊंगी। फिलहाल टेंस में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी की ही बात करेंगे। तो मेन वर्ब बेटा आपको पता है जो एक्शन बताती है, एक्शन शो करती है, उन्हें हम मेन वर्ब कह देते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब बेटा देखो नाम से ही पता लगता है कि क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। और किसकी हेल्प करती हैं? मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से बेटा हमें टाइम पता लग जाता है कि किस टाइम में कोई एक्शन हुआ है, दैट मीन्स प्रेजेंट में हुआ है या पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा। तो वो हमें किससे पता लगता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से पता लगता है।
अब बेटा हेल्पिंग वर्ब को भी हम आगे दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड होती है बेटा मॉडल। बेसिक हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल, इनके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जब वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब की, कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये जो आपके इन नंबर सिर्फ 3 ही होती हैं, बेसिक हेल्पिंग वर्ब इन नंबर सिर्फ 3 ही होती है। इनकी फॉर्म्स होती हैं और बहुत सारी, लेकिन इन नंबर सिर्फ कितनी होती हैं, ये 3 होती हैं। अब देखिए बेटा बेसिक हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। बेसिक हेल्पिंग वर्ब आपकी वो वर्ब्स होती हैं बेटा जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकती हैं, और सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं। बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती हैं और किसी दूसरे सेंटेंस में मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो बेटा आप जानते हैं कि कौन कौन सी हमारी ये बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सभी ने? ठीक है, तो अब जानते हैं बेटा कौन कौन सी हमारी 3 बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और उनकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। तो बेटा जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी, वो ये होती हैं, सबसे पहली होती है बी, डू एंड हैव। बी, डू एंड हैव। तो हमने क्या बोला बेटा, इनकी जो भी फॉर्म्स होंगी वो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती हैं सेंटेंस में और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकती हैं। पहले हम इनके फॉर्म्स लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से बात करेंगे कि किस तरीके से ये यूज़ होती हैं। तो बेटा बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर। किस में यूज़ करते हैं हम लोग, प्रेजेंट में। इज, एम, आर किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में। एंड वॉज, वर किस में यूज़ करते हैं, पास्ट में। और बीन किस में यूज़ करते हैं बेटा, परफेक्ट में। और बीइंग कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। बीइंग यूज़ होती है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इसके बाद बेटा बात करें अगर डू की, तो डू की प्रेजेंट फॉर्म होंगी डू या फिर डज, डू या फिर डज। इसके बाद बेटा सेकंड फॉर्म होगी इसकी, पास्ट फॉर्म होगी डिड, एंड परफेक्ट फॉर्म होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज डन, एंड कंटिन्यूअस फॉर्म होगी डूइंग। क्लियर है यहाँ तक, हम सबको पता है ये बेसिक चीज़ें, ओके। एंड हैव की फॉर्म्स की अगर बेटा मैं बात करूँ तो हैव की फॉर्म कौन कौन सी होंगी, हैज़ एंड हैव। सेकंड फॉर्म होगी हैड, एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी बेटा हैड ही होती है, एंड आईएनजी फॉर्म होती है बेटा हैविंग। बट ये हैविंग कब सेंटेंस में हैव की हम आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते, ये जब हम टेंस की टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि कब हमें हैविंग यूज़ करना है और कब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एंड इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे ना बेटा तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सिर्फ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना तो वो सिर्फ मोबाइल में ही पड़ा रह जाएगा आपके, आप उसको पढ़ेंगे नहीं कभी भी। तो अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि खुद से लिखा हुआ बेटा ज़्यादा समझ में आता है। ओके, तो अब बेटा बात करते हैं सेंटेंसेस की, कि हमें ये पता करना है सेंटेंस में कि जो ये वर्ब्स थी हमारी बेसिक हेल्पिंग वर्ब, वो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। अब देखो बेटा हमें कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है या फिर मेन वर्ब का काम कर रही है। अब देखो बेटा डू आ गई हमारे पास, अब हमें डू ये पता करना है कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस डू के आगे आपके पास कोई और वर्ब है? क्या इस डू के आगे आपके पास कोई और वर्ब गिवन है? नहीं है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो यही जो डू है यही किसका काम करेगी बेटा? मेन वर्ब का काम करेगी सेंटेंस में। किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी सेंटेंस के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हमें इसके आगे एक और वर्ब मिल जाती तो इस डू को हम क्या बोल देते? हेल्पिंग वर्ब,
और जो आगे वर्ब आती है उसको क्या बोल देते, मेन वर्ब। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख देती कि आई डू नॉट गो देयर, आई डू नॉट गो देयर। तो अब बताओ बेटा, जो डू है, क्या हमें इसके बाद एक और वर्ब मिल रही है? यस, मिल रही है, और वो क्या है, गो। तो बेटा यहाँ पे जो डू है वो किसका काम कर जाएगी, हेल्पिंग वर्ब का, और जो गो है वो किसका काम कर जाएगी बेटा, मेन वर्ब का। समझ में आया सभी को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें? वेरी गुड। अब अगर एक और सेंटेंस मैं आपके पास लिख दूं कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब हमें बताना है हैव के बारे में बेटा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। वही रूल लगाएंगे, क्या हैव के बाद हमारे पास कोई और वर्ब गिवन है? नहीं गिवन है, तो यही हैव जो है वो किसका काम करेगी बेटा, मेन वर्ब का काम करेगी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूँ, देखिए ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अब बताइए बेटा कि अब जो सेंटेंस में हैव है वो किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब? अब देखो, हैव के बाद हमें एक और वर्ब मिल रही है, यस मिल रही है, तो जो हैव है वो बेटा क्या बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और जो रिटन है वो क्या बन जाएगी सेंटेंस की, मेन वर्ब बन जाएगी। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब मुझे ये बताइए बेटा, कल मैंने आपको टेंस के टाइप निकालने सिखाए थे सेंटेंसेस से ही। अब मुझे बताइए कि जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इनके टेंस क्या क्या होंगे। ओके, पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, आई डू माई वर्क, कौन सा टेंस है बेटा इसके अंदर? मैंने वर्ब से टेंस निकालना बताया था आपको। तो यहाँ पे जो बेटा डू यूज़ हो रहा है, डू किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट में यूज़ होता है। और मैं क्या कह रही हूँ, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। दैट मीन्स कि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि भाई मैं अपना काम करती हूँ। तो कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। देखिए अब सेकंड सेंटेंस देखिए बेटा, मैंने कहा आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि क्या सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ? नहीं, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अब दोबारा से वही बात है कि जो डू है वो किस में यूज़ होता है बेटा, प्रेजेंट में, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये भी कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। गुड, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ कार। अब यहाँ पे बेटा जैसे ही हमें हैज़, हैव, हैड तीनों में से कुछ भी दिखता है ना, हम जल्दी से टिक कर देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या हैड होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। सेंटेंस जो है बेटा गलत हो जाता है। और स्पेशली हरियाणा के एग्जाम्स में, HSSC में बहुत बार यही क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आ चुका है, और उसने आपसे सेंटेंस का टेंस पूछा है कि किस टेंस में सेंटेंस है, और बच्चों को हैज़, हैव, हैड दिखते ही पता नहीं क्या होता है कि वो परफेक्ट में घुस जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि परफेक्ट होगा, तो परफेक्ट में बेटा, परफेक्ट हम कौन सी फॉर्म को बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं ना। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको कोई थर्ड फॉर्म दिख रही है? स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही मैं, परफेक्ट जैसे ही मन में परफेक्ट आया तो परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस में है ही नहीं, तो हम कैसे बोल देंगे बेटा कि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है? क्लियर। और दूसरी बात, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बना ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रेजेंट में ही रह गया। हैव किस में यूज होता है बेटा, प्रेजेंट में यूज होता है ना, तो हैव के लिए हमने क्या लिख लिया, प्रेजेंट लिख लिया। अब आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, क्या कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और जब तो फिर मैंने क्या किया, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी, और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर। इसकी बात कर रही हूँ बेटा फोर्थ की मैं, आई हैव रिटन अ लेटर। तो हैव से बेटा हमें ये पता लग गया प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, और रिटन थर्ड फॉर्म है, तो क्या बन गया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड फॉर्म को या बोलते हैं हम परफेक्ट, ठीक है। तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर मैं बोलूँ हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा।
चीज़ें समझ में आई? तो रट्टा नहीं मारना है बेटा कि हैज़ हैव हैड, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि आपको चीज़ें जो आपने बेसिक सीख लिया सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपना लेवल जो है वो ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, देन आगे बात करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? वेरी नाइस, ग्रेट। अब बात करते हैं बेटा आगे। तो हमने ये भी सीख लिया कि बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स कब मेन वर्ब का काम करती हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, और हमने टेंस भी देख लिया कि टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिनको फाइंड आउट करना कम समझ में आया हो वो कल की वीडियो देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम सेंटेंस से ही टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टेंस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। ग्रेट। अब दूसरा टाइप बेटा था हेल्पिंग वर्ब का मॉडल। अब ये बेटा अपने आप में ही पूरा टॉपिक है, अपने आप में ही पूरा टॉपिक है। तो यहाँ पे बेटा जो यूज़ होंगे हमारे टेंस में विल और शैल, जो कि हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे, सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे बेटा टेंस टॉपिक के अंदर। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है तो किसका काम करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे। और टेंस में मैं सिर्फ आपको विल और शैल का यूज़ ही बताऊंगी, बाकी जो डिटेल में हम विल शैल को भी डिटेल में हम मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम मॉडल करेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, ग्रेट। अब बेटा आपको टाइप्स भी पता लग गई, फाइंड आउट करना आ गया। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि टेंस कैसे बने हैं, ठीक है, उनके टाइप्स कैसे निकल के आए हैं, टेंस हम किसको कहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जब हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे ना तो आपको खुद से पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आया, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आया, पास्ट इंडेफिनिट कैसे आया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसका बेसिक जान लेते हैं, देन इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ठीक है, पहले उस बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो बेटा बेसिक के बारे में बात करने से पहले सेंटेंस के बारे में बता दूं मैं आपको कि सेंटेंस हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले बेटा हम एफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा आपके हाँ वाले सेंटेंस। हाँ वाले सेंटेंस का क्या मतलब है कि जिसमें नो, नोट, नेवर ये वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे। दैट मीन्स कि जो हमारे सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना रहे होंगे, तो उन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर ये कहता है बेटा कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर SCS, एंड उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए। अब बेटा सब्जेक्ट को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि जब टाइम आएगा तो हम सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करना सीखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी आप ये मत सोचना कि मुझे आगे का पार्ट नहीं पता, ये नहीं पता। अभी टॉपिक हमारा टेंस चल रहा है तो फोकस भी टेंस पे है। ठीक है, तो जब इनकी बारी आएगी बेटा सब्जेक्ट जानने की, ऑब्जेक्ट जानने की, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई चीज़ छूट जाएगी, नो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, ओके। तो अब देखिए बेटा जो सब्जेक्ट है हमारा, अब हमें ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SCS कब यूज़ होगी। तो बेटा अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, दैट मीन्स सिंगल है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तो बेटा आपकी सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, दैट इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SCS। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। एक चीज़ और अलग से लिख लेना बेटा, आई सब्जेक्ट। ठीक है, और ब्रैकेट में इसके लिख लेना बेटा स्पीकर या फिर पर्सन, स्पीकर या फिर पर्सन, स्पीकर या फिर पर्सन। ठीक है, तो बेटा जब हम आई की किस तरीके से बात करेंगे, स्पीकर या फिर पर्सन, तो इसके साथ भी बेटा यूज़ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ भी क्या यूज़ होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कीजिए।
देन आगे बात करते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मैंने आपको ये बेसिक बताया है, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं आपके पास सेंटेंस लिखती हूँ कि शी गो या फिर गोज़ देयर, शी गो या फिर गोज़ देयर। अब मुझे ये बताइए सब्जेक्ट जो है वो कैसा है बेटा, सिंगुलर है, सिंगल है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस दैट इज गोज़, और गो को हम काट देंगे यहाँ से। क्लियर है। अब अगर मैं शी की जगह ही बेटा लिख देती दे गो या फिर गोज़ देयर, अब क्या लगाएंगे, दे के साथ क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा और गोज़ को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि दे प्लूरल हो गया हमारा और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक हमें आता भी है कि मैम इसमें नई चीज़ क्या है। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा जो मैंने अलग से आपको लिखवाया था आई, इसके बारे में एक बार दो बातें लिख लीजिए, देन हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे कि आई अगर किसकी तरह यूज़ हुआ हो, स्पीकर या फिर पर्सन। स्पीकर या पर्सन का मतलब क्या है, जब मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, आई किसके लिए यूज़ होता है, मैं, खुद के लिए यूज़ होता है ना मैं, तो जब पर्सन की बात करेंगे तब हम आई के साथ क्या यूज़ करते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आई स्पीकर है या पर्सन है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब आई अदर देन स्पीकर है या अदर देन पर्सन है, अदर देन स्पीकर है या फिर अदर देन पर्सन है, तो बेटा हम इसके साथ यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका लेवल अप हुआ है एग्ज़ाम्स का, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है बेटा, आपके पास क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कैसे। ओके, तो अब ये बेटा स्पीकर था तो हमने इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया इसके साथ, क्यों, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट भी तो करना था ना दोनों में कि कब ये स्पीकर नहीं है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, और दोनों के साथ एक ही यूज़ हो जाता तो फंडा ही ख़त्म था, है ना। तो आई जब स्पीकर का काम करेगा, पर्सन का के तरीके से यूज़ होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अदर देन स्पीकर होगा, अदर देन पर्सन होगा, मीन्स कोई भी थिंग की या नॉन लिविंग थिंग की हम बात कर रहे हैं, तब हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस लगाएंगे। अब देखिए बेटा कैसे, अगर मैं बोलूँ आई डू या फिर डज माई वर्क, आई डू या फिर डज माई वर्क। अब हमने रट रखा होता है कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस कभी नहीं आता। ठीक है, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखिए बेटा आई डू माई वर्क, अब आई जो है बेटा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीकर को या फिर पर्सन को बोल दें हम, है ना। दैट मीन्स कि मैं अपना काम करती हूँ, पर्सन ही तो बोलेगा ना ये बात कि मैं अपना काम करती हूँ, थिंग तो वस्तु तो बोल नहीं सकती कि मैं अपना काम करती हूँ। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो बेटा हमने डू के साथ आई के साथ क्या लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब देखिए ध्यान से देखिए बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, आई रिप्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट्स, आई रिप्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, आई रिप्रेजेंट या फिर रिप्रेजेंट्स अ लेटर। अब सेंस निकालिए बेटा इसकी, जो आई है अगर मैं पर्सन लेके चलूँ स्पीकर, मैं लेटर को रिप्रेजेंट करती हूँ, क्या मैं लेटर को रिप्रेजेंट करती हूँ, नहीं बेटा। ठीक है, गलत हो जाएगा ना सेंटेंस, सेंस नहीं निकल के आ रही ना पर्सन की। तो आई बेटा यहाँ पे अदर देन स्पीकर, अदर देन पर्सन है, क्योंकि आई जो है वो एक लेटर को, अल्फाबेट जो होते हैं हमारे इंग्लिश के, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो बेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट गलत हो जाएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट्स, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर एस, रिप्रेजेंट्स अ लेटर। यही चीज आपको सीखनी है बेटा। ठीक है, तो आज से ये रट्टा नहीं मारेंगे कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस भी आ सकती है। वो किस सिचुएशन में, जब आई स्पीकर नहीं होगा, जब आई पर्सन नहीं होगा। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके,
ग्रेट। तो बेटा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आपको अगर पसंद आया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। और अगर आपको कोई डाउट आया है आज के लेक्चर में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। और एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी बताइए। बेटा जितना हिंदी मीनिंग मैं बता रही हूँ शायद ही कोई इतना हिंदी मीनिंग बताता होगा। जहाँ पे मुझे लगता है ना कि ये चीज़ बिल्कुल हिंदी में ही आपको समझानी पड़ेगी, वो मैं समझा रही हूँ। अगर इससे ज़्यादा और आप इंग्लिश को हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे ना बेटा तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएंगी, आपके क्वेश्चन कभी बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करो। अगर आप हर चीज़ की हिंदी निकालोगे ना तो वो हिंदी मीनिंग कुछ और देगा और इंग्लिश मीनिंग कुछ और देगा। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग कुछ और निकल के आएगा और हिंदी में कुछ और निकल के आएगा। और फिर वही बात है, हिंदी जुगाड़ लगाओगे तो सेंटेंस में भी तो हिंदी जुगाड़ ही लगाओगे ना आपकी। हाँ, हिंदी में ये सही आ रहा है तो हम यही लगा दें, फिर आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा जितनी हिंदी की रिक्वायरमेंट है ना उतना हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अपने आप का लेवल थोड़ा अप कीजिए, ये सोच हटा दीजिए कि हमें इंग्लिश के हर वर्ड की ही हिंदी जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आपकी इंग्लिश कभी इम्प्रूव हो नहीं पाएगी बेटा। इतनी चीज़ तो आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी ही, बाकी आपको इंग्लिश की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत बहुत बेसिक और बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बता रही हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, अपने साथियों में, अपने रिलेटिव्स में। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। ओके, कल मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।